तो क्रैश कोर्स में आप लोगों का स्वागत है। आज से हम क्रैश कोर्स शुरू करने जा रहे हैं। रे ऑप्टिक्स शुरू करेंगे, जिसको किरण प्रकाश की कहते हैं। तो यूट्यूब चैनल राकेश फिजिक्स क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज से हम लोग साथ साथ क्रैश कोर्स करेंगे और पहला जो चैप्टर है वो शुरू करेंगे किरण प्रकाश की या रे ऑप्टिक्स, है ना। तो रे ऑप्टिक्स हम लोग शुरू करेंगे। रे ऑप्टिक्स जिसको बोलते हैं किरण प्रकाश की। ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट है इसमें मैं उसको टच करूँगा, क्योंकि बहुत सारा चीज़ होता है उसको तो करना संभव नहीं है, टाइम कम है तो उसके हिसाब से। और जो किरण प्रकाश की है उसमें जो आपसे पूछा जाता है बहुत आसान आसान सब क्वेश्चन सारे चैप्टर से पूछे जाते हैं आप लोगों को। तो जो मेन मेन चीज़ है उसको तो एकदम नहीं छोड़ना है। जैसे प्रकाश का परावर्तन किसको कहते हैं, प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या है, प्रकाश का अपवर्तन किसको कहते हैं, प्रकाश के अपवर्तन का नियम क्या है। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में भी आते हैं, 2-2 नंबर के क्वेश्चन रहते हैं। तो ये और बाकी जो ऑब्जेक्टिव है उसको भी साथ करते चलेंगे। फिर जो है दर्पण का सूत्र जो होता है आपका 1/v-1/u इज इक्वल टू 1/f, जो आप निकालते हैं वो वाला। और एक जो त्रिज्या और जो क्या कहते हैं फोकस में जो संबंध होता है इज इक्वल टू r/2, वो वाला। तो कह सकते हैं कि जो हमारा दर्पण सूत्र है 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f, और एक जो त्रिज्या और फोकस दूरी में जो संबंध होता है f इज इक्वल टू r/2, ये सारा छोटा छोटा टॉपिक होता है जो कि पूछा जाता है। तो ये ध्यान रखना है। इस बार इस चैप्टर में खास करके जब आप आगे जाएंगे तो आपका लेंस मेकर फॉर्मूला बहुत इम्पोर्टेंट है। जो लेंस जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे आपको। तो लेंस मेकर फॉर्मूला बहुत इम्पोर्टेंट है। और फिर आगे जाइएगा तो आपको इस बार 3 जो माइक्रोस्कोप है, टेलीस्कोप है ना, कंपाउंड माइक्रोस्कोप या सिंपल माइक्रोस्कोप, तो तीनों में एक तो 100% इस बार आना है। तो वो भी है, और लेंस मेकर फॉर्मूला, ये 2 क्वेश्चन तो आपको छोड़ के नहीं जाना है। ये दोनों क्वेश्चन हो सकता है इस बार आ जाए। तो रे ऑप्टिक्स जो है उसमें सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या है ना। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन आप लोग एकदम ध्यान रखिएगा। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, बहुत छोटा सा क्वेश्चन आपको आता है। तो क्या होता है प्रकाश का परावर्तन, कि जब प्रकाश की किरणें किसी पृष्ठ पर आपतित होती हैं और आपतन के बाद उसी माध्यम में पुनः लौट जाती हैं, तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई सरफेस है, ये कोई पृष्ठ है ना, ये पृष्ठ है, इस तरीके से कोई पृष्ठ बना हुआ है, इसको मैं कह रहा हूँ पृष्ठ, है ना। प्रकाश की किरणें इस पे आई, है ना, ये आई और इसी माध्यम में पुनः लौट गई, तो इसको कहते हैं आपतित किरण। और इसको कहते हैं परावर्तित किरण। ठीक है। तो जब प्रकाश की किरणें किसी पृष्ठ पर आपतित होती हैं और उसी माध्यम में, जिस माध्यम में आपतित हुई उसी माध्यम में, इधर नहीं आई, उसी माध्यम में जब पुनः लौट जाती हैं, तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, जब प्रकाश की किरणें किसी पृष्ठ पर आपतित होकर या आपतित होती हैं तथा पुनः उसी माध्यम में लौट जाती हैं, तो इस घटना को प्रकाश का
परावर्तन कहा जाता है, प्रकाश का प्रवर्तन कहा जाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जिसको बोलते हैं, है ना, इसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। प्रकाश का प्रवर्तन कहा जाता है। तो प्रकाश की किरणें जिस माध्यम से आई, पृष्ठ के ऊपर टकराई और टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट जाती हैं पुनः, तो उनको हम प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। तो क्वेश्चन आता है आपको, एकदम आसान सा आता है, प्रकाश का प्रवर्तन किसे कहते हैं? ये प्रकाश का प्रवर्तन है, इतना ही लिखना है आपको। अगर ये साथ साथ ये चित्र बना दीजिए तो बहुत अच्छी बात है ना। अब दूसरा जो करेंगे कि प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन देखिए बदल रहा है, यह है प्रकाश का प्रवर्तन क्या है, दूसरा है प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या है, मतलब जब प्रकाश परावर्तित होता है तो किस नियम का पालन करता है ना। तो दूसरा है प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या है, प्रकाश के परावर्तन का नियम। आप लोग जब भी वीडियो देखेंगे तो आप लोग साथ साथ कॉपी में लिख लीजिएगा, जिससे कि आपको बार बार जो है उसको रिवीजन करने में आसानी हो जाए, है ना। और जब कहीं दिक्कत हो तो फिर से दोबारा वीडियो देख लीजिए। तो प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या है ना, नियम क्या है, प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या है। तो पहला नियम है, ठीक है ना, पहला नियम जो है यह है आपतित कोण, आपतित कोण का मान, आपतित कोण का मान परावर्तित कोण के बराबर होता है। कोण के बराबर होता है, ठीक है। आपतित कोण का मान, आपतित कोण को आई से संकेत करते हैं, इसको आई से संकेत करते हैं, परावर्तित कोण को आर से संकेत करते हैं, इसको आपतित कोण को आई से, आपतित कोण का मान परावर्तित कोण के बराबर होता है। इसका मतलब ये हो गया कि एंगल आई जो होता है एंगल आर के बराबर होता है, कोण आई इज इक्वल टू कोण आर, है ना। तो अगर आपसे आता है कि प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम लिखिए, तो होगा आपतित कोण का मान परावर्तित कोण के बराबर होता है, ठीक है ना। या आप इसको आपतन कोण भी बोला जाता है, इसको परावर्तन कोण भी बोलते हैं। तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो एक ही बात है ना। तो ये ध्यान रखना है। दूसरा नियम, दूसरा नियम जो है वो है आपका कि जो आपतित किरण, ठीक है, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, डाला गया लंब या अभिलंब भी बोल सकते हैं, डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, ठीक है। या इसमें थोड़ा सा और जोड़ सकते हैं, तथा यहाँ पे जोड़ सकते हैं परावर्तक सतह, परावर्तक सतह, इसको जोड़ दीजिए तो और अच्छा हो जाएगा। परावर्तक सतह के
परावर्तक सतह के आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, है ना। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा परावर्तक सतह के आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इसको मैं समझाता हूँ। ये तो आपको अगर आएगा प्रकाश के परावर्तन का नियम लिखिए तो दोनों लिखना पड़ेगा। अगर आता है प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम लिखिए तो ये लिखना पड़ेगा। प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम तो ये लिखना पड़ेगा, है ना। तो जो हमने बताया ये होता क्या है, ठीक है ना। या कभी कभी ये भी पूछ देता है कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण कहते किसको है, या आपतित कोण या परावर्तित कोण कहते किसको है, ठीक है ना। तो ये आपको आएगा प्रकाश के परावर्तन का नियम तो ये लिखेंगे, और आपतन कोण, परावर्तन कोण, और ये जो हमने यहाँ पे नियम बताया दूसरा नियम, इसको मैं समझाता हूँ। तो वहां अगर पूछेगा तो आप उसको बड़ी आराम से लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो अब आपको हम बताएंगे इसका जो आपतित किरण, आपतित कोण और परावर्तित कोण या आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, इसका क्या मतलब। तो देखिए अभी क्या कहा था, परावर्तन में क्या बोला था कि कोई परावर्तक सतह होता है ना, पृष्ठ होता है। तो ये हो गया परावर्तक सतह, ये हो गया परावर्तक सतह, ठीक है ना। रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इंग्लिश में बोलिए तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस, पृष्ठ भी बोल सकते हैं, परावर्तक पृष्ठ जो करता है। अब इसके ऊपर आपने क्या कहा कि कोई लाइट आएगी जिसको आपतित किरण बोलेंगे, तो ये हो गया आपतित किरण, है ना। ये आपतित किरण होगी और उसी माध्यम में लौट जाएगी तो उसको परावर्तन कहेंगे। तो जिस बिंदु पर किरण आपतित होती है, परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर किरण आपतित होती है, यहाँ है ये बिंदु, परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर, ये बिंदु, इसको P अगर लिख दो तो परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर किरण आपतित होती है उसी को आपतन बिंदु कहते हैं। तो हमने यहाँ आपतन बिंदु लिखा ना, परावर्तक सतह के आपतन बिंदु पर, मतलब परावर्तक सतह का आपतन बिंदु ये है P। क्यों? क्योंकि आपतित किरण इसी बिंदु पर सीधा आकर के टकराती है, तो ये हो गया आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, इसी के ऊपर अभिलंब डालते हैं। तो अभिलंब कैसे डालिएगा, परपेंडिकुलर जिसको बोलते हैं, तो अभिलंब हमने इसको यहां से डाल दिया, ठीक है। ये जो है अभिलंब हमने डाल दिया, तो ये आपका अभिलंब हो गया, ठीक ना। इसको कहेंगे अभिलंब, नॉर्मल, इसको बोलेंगे अभिलंब, नॉर्मल हो गया। अभिलंब के साथ आपतित किरण जो कोण बनाती है, ये वाला कोण, अभिलंब के साथ, ध्यान रखना है, आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसको आपतन कोण कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आपतन कोण किसको कहते हैं, तो बोलेंगे आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसको आपतन कोण कहते हैं, ठीक है ना। परावर्तक सतह के आपतन बिंदु पर आपने क्या किया, अभिलंब डाला, है ना। तो परावर्तक सतह के आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब के साथ आपतित किरण जो कोण बनाती है उसको हम बोलते हैं आपतन कोण। तो आपतित किरण अभिलंब के साथ, परावर्तक सतह के ऊपर अभिलंब जो डाला उसके साथ जो कोण बनाती है, तो एकदम ध्यान रखना है आपतित किरण का कोण किसके साथ लेना है, अभिलंब के साथ, ठीक है ना। इधर वाला नहीं लेना, ये लीजिएगा तो गलती हो जाएगी। आपतित किरण का कोण हमेशा अभिलंब के साथ होना चाहिए, उसको कहते हैं आपतन कोण, ठीक है ना। अब क्या होता है, ये जो किरण है आपतित किरण, ये परावर्तित होगी उसी माध्यम में, तो उसी माध्यम में जब परावर्तित होगी तो ये इस तरीके से निकलती है जिससे कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर हो जाए। तो ये वाला जो किरण है वो क्या है, परावर्तित किरण है। ये वाला किरण कैसा किरण है, परावर्तित किरण है। तो परावर्तित किरण भी अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसको परावर्तन कोण कहा जाता है, मतलब ये वाला कोण R होगा। परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसको हम परावर्तन कोण कहते हैं। तो आपसे पूछेगा
आपतन कोण किसको कहते हैं, परावर्तन कोण किसको कहते हैं। अगर ये आता है क्वेश्चन में तो मैंने बोल दिया, आप उसको लिख लीजिएगा, ठीक है ना। आपतन कोण किसको कहते हैं, तो आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसको आपतन कोण कहते हैं, और परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसको परावर्तन कोण कहते हैं। आपतन कोण को आई से संकेत करते हैं, परावर्तन कोण को आर से संकेत करते हैं, ठीक है ना। और परावर्तन का नियम क्या कहता है कि ये दोनों कोण बराबर होता है, मतलब आई बराबर आर होता है, मतलब जितने कोण पे अभिलंब के साथ जितना कोण आपतित किरण बनाती है, अभिलंब के साथ उतने ही कोण पे बनाते हुए परावर्तित किरण निकलती है या लौट जाती है। तो अगर ये 60 डिग्री पे कोण आपतित हो रही है, किरण आपतित हो रही है अभिलंब से, तो 60 डिग्री पे ही परावर्तित किरण निकलेगी, है ना, पुनः लौटेगी टकराने के बाद परावर्तक सतह से। पहला ये है। दूसरा जो नियम है आपतित किरण, तो ये आपतित किरण होगी। दूसरा परावर्तित किरण, तो परावर्तित किरण देख लीजिए यहाँ पे, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा परावर्तक सतह के आपतन बिंदु, ये P जो हमने बताया था आपतन बिंदु है। क्यों? क्योंकि आपतित किरण इसी बिंदु पे आके टकरा रही है, तो परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराती है उसको आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तल का मतलब जैसे आप ये बोर्ड के ऊपर हमने बनाया आपतित किरण, तो बोर्ड पे आपतित किरण भी बना हुआ है, परावर्तित किरण भी बना हुआ है, अभिलंब भी बना हुआ है, तो तीनों इसी तल में है, बोर्ड के तल में। आप बनाइएगा तो आपके कॉपी के ऊपर आ जाएगा, तो तीनों एक ही तल में होते हैं। ये है आपका परावर्तन का नियम, ठीक है ना। तो परावर्तन का नियम दोनों आपको इसमें ध्यान रखना है। इसके बाद कुछ कुछ चीज है जो कि आपको समझना जरूरी है इसमें। आपतन कोण, परावर्तन कोण। अब मान लीजिए कि मैं ये बोल दूं, इसी में जैसे क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको थोड़ा सा इसका और आएगा, लेकिन अगर मैं ये बोल दूं कि ये परावर्तक सतह है ना, और जो किरण है ये अभिलंब है, ये अभिलंब है। किरण इस तरीके से आपतित हो रही है, आपतित किरण ऐसे है, आपतित किरण इस तरीके से। तो मैं आपसे पूछूं आपतन कोण का मान क्या होगा, परावर्तन कोण का मान क्या होगा। आपतन कोण का मान क्या होगा, परावर्तन कोण का मान क्या होगा। ये परावर्तक सतह है ना, ये तो आपको समझ में आ रहा है कि परावर्तक सतह है, और परावर्तक सतह के इस बिंदु पर हमने अभिलंब डाल दिया, ये अभिलंब डाल दिया है ना, और उसी दिशा में आपतित किरण आ रही है, इधर आ रही है। देखिए एरो डाल दिया हमने, तीर का निशान डाल दिया, तो इधर किरण आ रही है। तो ये किधर परावर्तित होगी, और मतलब जो कोण है आपको वो बताना है, आई कितना होगा, आर कितना होगा। तो हमने क्या बताया, अभिलंब के साथ आपतित किरण जो कोण बनाती है उसी को आपतन कोण कहते हैं। तो अभिलंब के साथ आपतित किरण अभिलंब की दिशा में है, कोई भी चीज उसी दिशा में अगर होता है ना, जिसकी बात आप कर रहे हैं, तो इसका मतलब दोनों के बीच तो कोण जीरो है। जैसे मान लीजिए ऐसे भी देख सकते हैं कि आपका जो आपतित किरण था कुछ ऐसे था, तो आप कह रहे थे कि ये वाला कोण है, जैसे हमने मान लीजिए ऐसे बना दिया है ना, तो आप कह रहे थे ये वाला कोण हो गया आपतन कोण, ये बोल रहे थे ना, ये वाला कोण, क्योंकि आपतित किरण अभिलंब के साथ कोण बनाती है उसको। लेकिन अब क्या हो गया, ये वाला जो लाइन है, ये वाला लाइन, ये तो इधर ही हो गया ना, ये वाला लाइन जो है इस तरीके से घूम के इधर ही हो गया। इसका मतलब ये है कि ये जो कोण जिसको आपतन कोण कहते हैं आप, ये एकदम ये आपतित किरण इसी के ऊपर चला गया, तो ये वाला कोण तो 0 डिग्री हो जाएगा। मतलब जब आपतित किरण अभिलंब की ही दिशा में हो, तो अभिलंब के साथ कोई भी चीज सेम ही दिशा में होता है तो कोण 0 होता है। दो चीज एक ही दिशा में है तो दोनों के बीच का कोण 0 होता है। इसका मतलब आई का मान 0 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो पहला जो आपका परावर्तन का नियम है वो क्या कहता है, जब आई 0 है तो आर भी 0 होगा, तो आर भी 0 हो जाएगा।
क्योंकि आई बराबर आर होता है, आपने पढ़ा है कि एंगल आई जो होता है कोण आई कोण आर के बराबर होता है, पहला नियम ये कहता है। तो ये होगा, इसका मतलब ये है कि जब किरण ऐसे आया तो टकरा के वापस उसी दिशा में लौट जाएगा। तो आपतित किरण ऐसे आ रही है तो परावर्तित किरण वापस उसी दिशा में लौट जाएगी, तो ये हो जाएगी परावर्तित किरण। बात आई समझ में? तो ये ध्यान रखना है, ये आपका बहुत पूछा जाता है ये वाला खास करके कॉन्सेप्ट कि अगर आपतित किरण अभिलंब की दिशा में ही आ रही है तो आपतन कोण का मान बताइए या परावर्तन कोण का मान बताइए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका एक बनता है जो हमने बताया। अब दूसरा देखिए इसी पे, जैसे मान लीजिए कि ये वाला आपका है ना, और मैंने एक ये मान लीजिए आपतित किरण है ना, ये आपतित किरण है, आपतित किरण है, आपको परावर्तक सतह है, ये वाला एंगल दे रखा है आपको 60 डिग्री। अब आपसे पूछ रहा है कि आपतन कोण का मान बताइए आई क्या होगा और परावर्तन कोण का मान बताइए आर क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो क्या बताइएगा इसमें? दिख रहा है आपको कि ये जो है परावर्तक सतह है और आपतित किरण यहाँ आ रही है, इस बिंदु पे आपतन हो रही है, तो यहाँ पे आपतन बिंदु हो गया। तो क्या कहा था मैंने, आपतन बिंदु पर लंब डाला जाता है, तो लंब डाल दीजिए पहले, ये लंब डाल दिया। तो अभिलंब जैसे ही आपने डाला तो आपको पता है अभिलंब से आपतित किरण जो कोण बनाती है उसको हम बोलते हैं आपतन कोण। अभिलंब से आपतित किरण जो कोण बनाती है उसको बोलते हैं आपतन कोण। ये तो 60 डिग्री बना रहा है, तो इसके साथ परावर्तक सतह के साथ बना रहा है, तो ये वाला कोण लीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगा, आपको ये वाला कोण बनाना पड़ेगा। और ये वाला कोण कितना है, तो 30 डिग्री, क्योंकि ये अभिलंब डाला, अभिलंब परावर्तक सतह के ऊपर 90 डिग्री हो जाएगा। ये वाला लाइन के ऊपर ये वाला लाइन 90 डिग्री बना रहा है, ये 60 है तो 90 माइनस 60 30 हो जाएगा, तो ये 30 डिग्री हो गया। तो आई का मान कितना हो गया, आई बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बना रही, ठीक है, तो वो हो जाएगा 30 डिग्री। और जो आपतन कोण होता है परावर्तन कोण के बराबर होता है, इसका मतलब क्या होगा, जो कि आई है ना आर के बराबर होता है, तो ये भी 30 डिग्री होगा। कहने का मतलब क्या है, आपका परावर्तित किरण 30 डिग्री को बनाते हुए निकल जाएगा, तो ये वाला एंगल भी 30 डिग्री बनाएगा और ये परावर्तन हो जाएगा, तो परावर्तित किरण इसको लिखें। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि आपका जो रे है वो किधर से आ रहा है, ये ध्यान रखना है और उसके हिसाब से आपको सोचना है। लेकिन एकदम बात बिठा लेना है दिमाग में कि अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है आपतित किरण उसी को हम बोलते हैं आपतन कोण। ठीक है ना, एकदम हमेशा ध्यान रखना इस बात को, अभिलंब के साथ जो आपतित किरण कोण बनाती है उसी को हम बोलते हैं आपतन कोण, और अभिलंब के साथ परावर्तित किरण जो कोण बनाती है उसको हम परावर्तन कोण कहते हैं। आपतन कोण को आई से संकेत करते हैं, परावर्तन कोण को आर से संकेत करते हैं। ठीक है ना, तो ये है आपका, जो बाद में भी क्वेश्चन सब करेंगे तो धीरे धीरे आएगा, लेकिन ये थोड़ा सा रखा जो कि अब जो परावर्तक सतह होता है, जो दर्पण आप बोलते हैं, ठीक है ना, परावर्तक सतह में हम लोग दर्पण की बात करते हैं, तो परावर्तक सतह दर्पण कहलाता है खास करके। तो दर्पण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और दर्पण में जो मेनली पढ़ना आपको गोलीय दर्पण पढ़ना है, समतल दर्पण भी है, तो समतल दर्पण का क्या कहते हैं, कुछ कुछ प्रॉपर्टी है वो ध्यान रखने की चीज़ होती है। समतल दर्पण के सामने, जैसे समतल दर्पण तो आपके घर में भी होता है, तो समतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है, प्रतिबिंब भी दो तरह का होता है। कोई भी दर्पण प्रतिबिंब बनाता है, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है, तो प्रतिबिंब दो तरह का होता है, ठीक है ना, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और एक होता है आभासी प्रतिबिंब, ठीक है ना। तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा, ठीक है ना, प्रतिबिंब प्रतिबिंब जो होता है दो तरह का होता है, एक होता है वास्तविक और दूसरा होता है आभासी।
ठीक है ना। ये एकदम ध्यान रखना है कि प्रतिबिंब दो तरह का हमको मिलता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, ठीक है ना। मतलब वस्तु अगर ऐसे है तो उसका प्रतिबिंब ऐसे हो जाता है, उल्टा बनता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। ठीक है ना। आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, मतलब ऐसे अगर है तो ऐसे ही बनेगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है। दूसरा है इसका, इसको पर्दे पर, स्क्रीन पर प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, है ना। तो एक प्रतिबिंब ऐसा है, जैसे हमारा जो आभासी प्रतिबिंब है, कैमरा जो होता है, कैमरा में जब आप अपना फोटो खींचते हैं तो उसका नेगेटिव जो है आ जाता है ना। तो उल्टा आता है, जहाँ पे आपका बाल है काला है वहाँ पे उसमें सफेद जैसा आता है, जहाँ पे आपका गोरापन है तो वहाँ पे दूसरे तरह का कालापन टाइप का दिखता है, मतलब नेगेटिव आता है, उल्टा होता है उसमें। तो एक तरीके से नेगेटिव उसको बोलते हैं। तो वास्तविक जो और आपने क्या किया, रील जो लगाते हैं कैमरा के अंदर, जो रील लगता है उसके ऊपर वो आ जाता है, मैंने पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। और आभासी सीधा बनता है, जैसे आपके घर में दर्पण होता है, उसके सामने खड़े हो जाते हैं, है ना। आप रोज अपना चेहरा वगैरह देखते हैं, या क्या कहते हैं कंघी वगैरह बाल में करते हैं, तो उसके सामने खड़े रहते हैं। तो आपको जो देखते हैं उसमें क्या दिखता है आपको, कि आप अगर सीधे इस तरीके से खड़े हैं तो आप उल्टा उसके अंदर नहीं होते। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे खड़े होते हैं तो आप उल्टा दिखते हैं, ऐसा नहीं है। इसका मतलब है सीधा प्रतिबिंब बनाता है। तो सीधा है, इसका मतलब है ये आभासी प्रतिबिंब होगा, आभासी प्रतिबिंब ही सीधा बनता है। तो इसका मतलब यह है कि उसको हम ऑब्टेन नहीं कर सकते, तो बिल्कुल नहीं कर सकते। आप देखेंगे कि जो दर्पण है, जो समतल दर्पण है घर में, उसके आगे जितना दूर खड़े होंगे आपका प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनता है ना। तो क्या कहते हैं, जो आभासी प्रतिबिंब होता है वो हमें कभी भी जो पर्दा है उसके ऊपर प्राप्त नहीं होता है। कैसे, तो मैंने कहा था अभी आपसे बोला कि जो आपका जो समतल दर्पण है, समतल दर्पण के सामने अगर आप खड़े हो जाते हैं तो जितना जितना समतल दर्पण से दूर खड़े होते हैं उतना ही पीछे प्रतिबिंब आपको दिखता है। आप देखेंगे तो मतलब वस्तु समतल दर्पण के आगे जितना दूर होता है प्रतिबिंब उतना ही पीछे, उतना दूर बनता है। तो दर्पण तो इतना ही मोटा होता है ना। और आपका प्रतिबिंब बनता है उतना दूर जितना दूर आप खड़े होते हैं। तो वहां पे जाकर के अगर आप दर्पण के अंदर कहाँ पे डालिएगा स्क्रीन, पर्दा कहाँ डालिएगा, दर्पण तो शीशा का बना होता है तो उसके अंदर तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। तो मतलब है वो आभासी बनता है, क्योंकि उसको हम पर्दे पे प्राप्त नहीं कर सकते। तो आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, उसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये जो है आपका हमेशा उल्टा बनता है, जिसको पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। तो ध्यान रखना है कि आभासी प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर पाते, इसको करते हैं। तो हो सकता है आपसे एक नंबर का क्वेश्चन में यहाँ से भी पूछ दे कि कौन सा ऐसा प्रतिबिंब होता है जिसको कि हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये हमने छोटा सा उसमें चीज था प्रतिबिंब के बारे में, वो बता दिया। और अब जो है हम लोग दर्पण, जो समतल दर्पण, तो समतल दर्पण के बारे में थोड़ा सा कर लेते हैं। समतल दर्पण, समतल दर्पण जो है, मान ये जो है समतल होता है, उसमें ये वाला जो सरफेस है ना, ये पेंट किया रहता है, तो अपारदर्शी बोलते हैं, ओपेक बोलते हैं, है ना। इसको अपारदर्शी बोलते हैं, ये वाला। और ऊपर वाला ये जो सरफेस होता है, ये इसको पॉलिश किया रहता है, ठीक है ना, ये चमकदार होता है ये।
और इसी से रिफ्लेक्शन होता है, मतलब जो परावर्तन होता है, जब लाइट आती है तो इधर चली जाती है। तो समतल दर्पण के ऊपर जो जब परावर्तन होता है तो बहुत सारा जो इसका जो गुण है, कहने का मतलब समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है उसके क्या क्या गुण होते हैं वो हमको जानना है। तो समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है, पहला तो कि आपने देखा है कि समतल दर्पण से हमेशा जो प्रतिबिंब होता है वो सीधा मिलता है, ठीक है ना। तो वो आभासी प्रतिबिंब होता है, सीधा प्रतिबिंब होता है। तो पहला कह सकते हैं कि समतल दर्पण द्वारा हमेशा सीधा तो समतल दर्पण द्वारा हमेशा सीधा प्रतिबिंब मतलब आभासी प्रतिबिंब, है ना। समतल दर्पण द्वारा सीधा एवं आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। प्रतिबिंब प्राप्त होता है। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या है, तो समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब का आकार प्राप्त होता है वो उतना ही बड़ा होता है जितना वस्तु का आकार होता है ना। तो समतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब का आकार प्राप्त प्रतिबिंब का आकार उतना ही बड़ा होता है, उतना ही, या सीधा लिखिए प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। ठीक है। तीसरा तो ये हो गया, मतलब अगर वस्तु है समतल दर्पण के सामने इतना बड़ा ये वस्तु है तो सीधा प्रतिबिंब मिलता है ना, क्योंकि आपका चेहरा है आगे तो आप उल्टा नहीं हो, ऐसे नहीं होते, तो इसका मतलब आभासी प्रतिबिंब होता है। फिर आपका जितना हाइट होता है, अगर आप सिर के ऊपर हाथ रखेंगे तो वहां पे भी जो प्रतिबिंब है उसके ऊपर भी सिर के ऊपर हाथ आ जाएगा। मतलब है अगर आप मिरर के अंदर पे जाके टच करेंगे तो आपका जो है नोज एकदम सामने टच कर जाएगा। मतलब ये है कि आपका जो साइज है, आपका जो आकार है और जो प्रतिबिंब का आकार है दोनों एकदम बराबर होता है। तो ये बात ध्यान रखनी है कि प्रतिबिंब का आकार एवं वस्तु का आकार बराबर होता है ना। और उसके बाद जो तीसरा है कि वस्तु जो है जितना दर्पण के सामने जितनी दूरी पर स्थित होता है, प्रतिबिंब भी दर्पण के अंदर उतना ही पीछे बनता है ना। तो वस्तु दर्पण से जितनी दूरी पर स्थित होता है, उसका प्रतिबिंब भी दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है, ठीक है ना। वस्तु दर्पण से जितनी दूरी पर स्थित होता है उसका प्रतिबिंब भी दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है। दर्पण के आगे आप जाइएगा, है ना, दर्पण है उसके आगे जब जाइएगा तो आपका प्रतिबिंब भी दर्पण के पास आएगा। आप दर्पण से दूर जाइएगा तो आपका प्रतिबिंब भी दर्पण से दूर जाता है। तो दर्पण में आप तो रोज देखते हैं समतल दर्पण, उसको आप उसके सामने खड़े होकर के आप देख सकते हैं जो मैंने यहाँ पे बताया।
एक चीज में केवल है कि आपका ये जो दर्पण है उसमें आपका ये दायां हाथ है ना, ये वाला दायां हाथ है। तो आप उसमें अगर आप दायां हाथ उठाइएगा तो उसमें वो बायां हाथ उठेगा, मतलब साइड जो होता है वो इन्वर्टेड होता है, वो उल्टा होता है। मतलब आपका दायां उसमें बायां दिखेगा और बायां है वो दायां दिखेगा, तो वो केवल उतना का अंतर होता है जो, तो उसको कहते हैं लेटरली, जो पार्श्व होता है वो उसमें क्या कहते हैं इन्वर्टेड होता है। तो पार्श्व जो है वो उल्टा हो जाता है, लेटरली इन्वर्टेड होता है, साइड वाइज इन्वर्जन होता है, ठीक है ना। तो कह सकते हैं कि चौथा जो है प्रतिबिंब पार्श्व भाग में उल्टा होगा, ठीक है ना। साइड वाइज जो होता है वो लेटरली इन्वर्टेड इसको बोलते हैं। तो लेटरली पार्श्व भाग में उसको साइड से, मतलब ये वाला जो है, ये वाला पार्ट जो है वो ऐसे घूम जाता है, तो लेटरली इन्वर्टेड बोलते हैं इसको, ठीक है ना, लेटरली इन्वर्टेड बोलते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान देना है समतल दर्पण। और समतल दर्पण एकदम समतल होता है, इसलिए इसका जो त्रिज्या है वो अनंत माना जाता है। तो समतल दर्पण की त्रिज्या अनंत होती है, ठीक है ना। तो पूछ सकता है इसकी समतल दर्पण की त्रिज्या कैसी होती है भाई, तो समतल दर्पण एकदम समतल होता है तो इसकी त्रिज्या अनंत होती है। आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि समतल दर्पण की त्रिज्या क्या होती है एक नंबर में, तो समतल दर्पण की त्रिज्या अनंत होती है ना। त्रिज्या अनंत होगी तो डायमीटर भी अनंत होगा, जो व्यास है, फोकस भी अनंत हो जाएगा, है ना। तो ध्यान रखना है कि समतल दर्पण की त्रिज्या अनंत होती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा समतल दर्पण, ठीक है ना। अब इसके बाद है दर्पण सूत्र कर लेते हैं। और दर्पण सूत्र के बाद जो क्या, या दर्पण सूत्र के पहले एक और कर लेते हैं, जो संबंध होता है आपका जो रेडियस में, त्रिज्या में और फोकस दूरी में, गोलीय दर्पण के बारे में थोड़ा सा। और उसी में जो आता है हमारा, तो गोलीय दर्पण किसी गोले का गोला है, जैसे ये मान लीजिए गोलीय दर्पण की बात थोड़ा सा समझा देते हैं आपको, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि क्या है गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण जो है किसी गोले को, जैसे मान लीजिए गोला है, गोला का मतलब स्फीयर है, स्फीयर बॉल है, बॉल के तरह का है। अब बॉल पूरे कांच का बना हुआ, अंदर में हवा है ना, कांच का बना हुआ। हमने क्या किया, उसको यहाँ से काट दिया, इस तरीके से काट दिया, है ना। तो काटेंगे, मान लीजिए ये जो गोला है ना। अब इसको काट दिया तो कैसा बनेगा, कटोरे के टाइप का बनेगा ना। आपका बॉल है ना, बॉल है इस तरीके से, और उसको अगर आपने ऐसे कट कर दिया तो इस तरीके का कटोरा बन जाएगा, बाउल बन जाएगा, है ना। और बाउल जो बनेगा उसमें हम क्या करें कि ऊपर वाला सतह को, ऊपर वाला सतह जो है उसको, ये पूरा का पूरा जो कटोरे का सतह बनेगा इसको पूरा हम पेंट कर दें, तो ये वाला सतह जो है अपारदर्शी हो जाएगा। और इधर हम क्या कहते हैं पॉलिश कर दें, तो ये परावर्तक सतह बन जाता है। तो परावर्तक सतह ये जो है, इसको पूरे पेंट करिएगा तो कट करके इसी तरीके से बनाया जाता है। मतलब गोलीय दर्पण जो होता है, गोला का एक छोटा सा कह सकते हैं भाग होता है जिससे बनाया जाता है। तो अगर दो तरीके से बनाया जाता है, अगर हम इसको ऊपर वाला को, ये वाला सतह को, ये कटोरा है, और इसको अगर हम पेंट कर दें, है ना, तो अंदर वाला सतह परावर्तक सतह होता है, तो इसको कहते हैं कॉनकेव, मतलब अवतल दर्पण। और जब अंदर वाला पेंट कर दें और इसको चमकदार बना दें तो इसको कहते हैं उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स, ठीक है ना। तो ऊपर वाला उठा वाला सतह अगर चमकदार होता है, अंदर वाला अपारदर्शी होता है, तो इससे परावर्तन होता है, और ये परावर्तन होगा तो इसको बोल देते हैं उत्तल दर्पण। और जब अंदर वाला होता है चमकदार, इससे परावर्तन होता है, तो इसको बोल देते हैं अवतल दर्पण। तो वही चीज मैं यहाँ पे बनाऊंगा कि गोलीय दर्पण जो है, अब इसी से गोलीय दर्पण जो होता है
अब आपने जो कट किया ये वाला है ना, तो अगर इसको सही मायने में देखिएगा तो कैसा दिखेगा, कैसा दिखेगा ये तो गोलीय दर्पण के बारे में थोड़ा सा, ये जो हमने कट किया ये वाला पार्ट, ये कैसा दिखेगा, कटोरी के टाइप का जब आप कट करिएगा तो ऐसे दिखेगा, मतलब ये इसको इस तरीके से इसको ऐसे कर दें तो ये पार्ट इस तरीके से दिखता है, इस तरीके से दिखेगा, मतलब इसको मैं ऐसे बनाऊंगा तो अच्छा है ना। ये वाला पार्ट को कट कर दिए और ये जो दिखेगा काटिएगा तो इस तरीके से दिखेगा, ये इस तरीके से दिखेगा, जो मैं कह रहा हूँ कटोरा है ना। तो ये जो आया, ये जो डायमीटर आया ये वाला कट करने के बाद, इसी को द्वारक कहते हैं, अपर्चर कहते हैं, द्वारक बोला जाता है। तो अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण का द्वारक ये वाला होता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। अब फिर पूछता है आपसे कि भाई इसका जो केंद्र है ना, केंद्र कौन सा होता है, तो जिस गोले से ये बना होता है, इस गोले से बना होता है, इसका जो केंद्र है ना, इसका जो केंद्र है उसी को इसका भी केंद्र वक्रता केंद्र कहा जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। तो वक्रता केंद्र जो होता है, जिस गोलीय दर्पण का ये भाग होता है, या कह सकते हैं अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण, जिस गोलीय दर्पण से बना होता है या जिस गोला से बना होता है, गोलीय दर्पण तो इसको बोलते हैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण को, लेकिन जिस गोला का भाग होता है उसी का केंद्र इसका भी वक्रता केंद्र कहा जाता है। इसका तो केंद्र हो गया, पूरे गोला का एक केंद्र हो गया, लेकिन इसका वो वक्र, क्योंकि ये इसको कर्वेचर कहते हैं, वक्रता बोलते हैं, और केंद्र वही है, इसलिए इसको वक्रता केंद्र बोला जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि जो गोलीय दर्पण है उसमें आपको दो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण पढ़ना है। तो अवतल दर्पण में जो है आपको अवतल दर्पण ये हो गया जिसमें कि आप इसको ऊपर वाला सतह है उसको पॉलिश कर देते हैं, पॉलिश नहीं, अपारदर्शी बना देते हैं, पेंट कर देते हैं, अंदर वाला पॉलिश रहता है, ठीक है ना। और ये हो गया। अब ये जो आपका क्या कहते हैं, जो सतह है जो आपने कट किया था, है ना, ये जो सतह है, देखिए इसलिए बार बार मैं बता रहा हूँ, यहाँ कट किया था, ये केंद्र था इसका, तो ये केंद्र से, ये केंद्र है ना आपका, तो ये केंद्र से वक्रता केंद्र इसको बोलते हैं, तो इसका वक्रता केंद्र इस लाइन के ऊपर होता है, और इसका जो मध्य बिंदु होता है, मध्य बिंदु कहीं है, तो वक्रता केंद्र और मध्य बिंदु को वक्रता केंद्र और मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसी को मुख्य अक्ष कहते हैं। तो इसको मुख्य अक्ष बोला जाता है, इसको मुख्य अक्ष बोला जाता है ना। इसको ध्रुव कहते हैं, पोल, मतलब ये जो आपका क्या कहते हैं अवतल दर्पण है, उसका जो मध्य बिंदु है उससे, और यहाँ पे आपका वक्रता केंद्र था, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इनको और इनको मिलाने वाली जो रेखा होती है या इससे पास करने वाली जो रेखा होती है उसको मुख्य अक्ष कहते हैं, है ना। जो ये पोल है जिसको ध्रुव कहते हैं, तो ध्रुव ई जो है वो ध्रुव है, सी है वो वक्रता केंद्र है। तो हमने क्या बताया, ध्रुव किसको कहते हैं, तो अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है उसको ध्रुव कहते हैं। वक्रता केंद्र किसको कहते हैं, तो हमने कहा था जो अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण है, जिस गोले का भाग होता है, जिस गोले का भाग होता है उसका केंद्र अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र कहा जाता है, ठीक है ना। और जो ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी होती है उसको त्रिज्या कहा जाता है ना, वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। तो कह सकते हैं यहाँ से यहाँ की जो दूरी है उसको पीसी को आर कहा जाता है, इसी को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसको वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, ठीक है ना। और वक्रता त्रिज्या के जो वक्रता त्रिज्या है ना, मतलब पीसी वक्रता त्रिज्या है, उसका जो मध्य बिंदु है ना, ये मध्य बिंदु है, उसको हम
इसका फोकस कहते हैं, ठीक है ना, फोकस कहते हैं। तो एफ से उसको संकेत करते हैं। वक्रता त्रिज्या का मध्य बिंदु मतलब पीसी का मध्य बिंदु उसको फोकस कहा जाता है। और जो ध्रुव है, ध्रुव से फोकस की दूरी जो होती है उसको फोकल लेंथ बोला जाता है। स्मॉल एफ से संकेत करते हैं, किसको करते हैं, फोकस दूरी। फोकस दूरी बोला जाता है ये वाला। तो आपसे पूछ सकता है फोकस दूरी कौन सा है, तो पी एफ है फोकस दूरी। ये है वक्रता त्रिज्या, है ना, ये वाला वक्रता त्रिज्या है आपका। पी है वो ध्रुव है। और हमने अभी बताया था आपको कि ये जो आपने जहाँ जितना बड़ा कट किया है ये इसी को द्वारक कहा जाता है। तो इसको कहते हैं द्वारक, अपर्चर जिसको बोलते हैं, तो इसको अपर्चर कहा जाता है, ठीक है। और इसको मुख्य अक्ष बोला जाता है, मतलब जो वक्रता केंद्र है ना, वक्रता केंद्र और पोल ध्रुव से पास करने वाली गुजरने वाली जो रेखा होती है उसको मुख्य अक्ष कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है। अवतल दर्पण में भी, उत्तल दर्पण में भी यही चीज होता है, खाली हम अंदर में इसको, उत्तल दर्पण है तो इस तरीके से आप जो अंदर वाला जो ये वाला पार्ट है उसी को पेंट कर देते हैं, उल्टा खाली रख देते हैं। और ये सतह जो उभरा हुआ सतह है उसको पॉलिश कर देते हैं, मतलब चमकदार बना देते हैं। तो ये हो गया आपका, बाकी सब वही रहता है, पी इधर हो गया, है ना। लेकिन ये इस तरीके से बना होगा तो इसका मतलब सी ये होता है, एक तो उसका आधा पार्ट ही होगा, है ना। तो ध्यान रखना है। या इसमें जो अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण है उसमें किसका जो फोकस है वो, उसके बारे में हमने अभी बताया आपको कि पीएफ को फोकस दूरी कहते हैं, पीसी को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, सी को वक्रता केंद्र बोलते हैं। वक्रता केंद्र जिस गोले से बना होता है, तो ये वाला जो गोला होगा ये वाला गोला आएगा, तो ये वाले गोले से बनेगा तो उसका केंद्र ही इसका भी वक्रता केंद्र होता है। सी और पी से मतलब वक्रता केंद्र और ध्रुव से पास करने वाली जो लाइन होती है उसको मुख्य अक्ष कहते हैं। और पोल किसको कहते हैं, तो जो दर्पण है, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है, जो आप कट करते हैं, ये वाला हमने कट किया तो इसका जो मध्य बिंदु है ये वाला हो गया, उसको हम कहते हैं ध्रुव। तो ये ध्यान रखिएगा, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण जिसको गोलीय दर्पण कहते हैं, ये छोटी सी बात है जो ध्यान रखना है। और इसमें फोकस के बारे में आपसे पूछ लेता है कि फोकस किसको कहते हैं, फोकस को कैसे डिफाइन करिएगा। तो फोकस जो होता है अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण में वो डिफाइन किया जाता है। तो वो कैसे डिफाइन करते हैं वो भी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, क्योंकि उसकी जरूरत पड़ेगी तो समझने में दिक्कत नहीं होगा। तो जैसे मान लीजिए अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है। अब अवतल दर्पण के ऊपर जब लाइट आती है मुख्य अक्ष के पैरेलल, मुख्य अक्ष के समानांतर, जैसे सी मैंने ये बोला, तो मुख्य अक्ष के समानांतर अगर इसके ऊपर किरणें आती हैं, है ना, समानांतर, ध्यान रखना है कि ये मुख्य अक्ष के समानांतर अगर किरणें आती हैं तो परावर्तन के बाद एक बिंदु से गुजरती है, उसी को फोकस कहा जाता है। ये लाइट आई, ये जो किरणें आपतित हुई और परावर्तन के बाद ये जिस बिंदु से होकर गुजरती है ना, क्या मैंने कहा कि जो आपतित किरण है प्रिंसिपल मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरणें, है ना, अवतल दर्पण के ऊपर आपतित किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसे अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहा जाता है। तो इसी को मुख्य फोकस कहते हैं। और यह है अवतल दर्पण। और उत्तल दर्पण अगर रहेगा तब, तो उत्तल दर्पण में आपको जब लाइट पैरेलल आता है, मुख्य अक्ष के पैरेलल अगर आता है आपका प्रकाश की किरणें आपतित होती है, तो परावर्तन के बाद एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। ये इस तरीके से मिलती हुई प्रतीत होती है।
इस तरीके से ये जो देख लीजिए, फिर से हमने ये कहा था ये बिंदु P है ना, और ये जिस गोले का भाग होगा वो उसका जो वक्रता केंद्र है वो ये होगा। और जब जो प्रकाश की किरणें हैं जब इसके ऊपर आपतित होती है, क्योंकि ये तो अपारदर्शी है, तो इसके ऊपर जब आपतित होती है ये किरण, तो परावर्तन के बाद वो दूर भागती है। देख रहे हैं ये दूर भाग रही है, लेकिन जब इसको पीछे आप करेंगे तो किसी बिंदु से मिलती हुई प्रतीत होती है। मिलती हुई जब प्रतीत होती है, वास्तव में नहीं मिलती, तो वो आभासी प्रतिबिंब होता है। जब वास्तव में मिलती है तो उसको वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं। तो ये भी ध्यान रखना है कि वास्तविक प्रतिबिंब वास्तव में किरणों के कटने से बनता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब वास्तव में किरण नहीं कटता, उसको कहीं पे उल्टा पीछे की दिशा में जब खींचते हैं तो कहीं मिलता हुआ प्रतीत होता है। तो जब किरणें मिलती हुई प्रतीत होती है तो आभासी प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। जब किरणें वास्तव में कटती हैं तो वहां पे ये देखिए वास्तव में कट रहा है, तो इसको वास्तविक प्रतिबिंब बोलेंगे। तो ये जो है उत्तल दर्पण का अगर फोकस हमको परिभाषित किया करना हो तो क्या कहेंगे, जब उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें आपतित होती है तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, ठीक है ना। उस बिंदु को उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहा जाता है। तो मुख्य फोकस इसको कहते हैं, और फोकस और P की दूरी, इसी को फोकल लेंथ स्मॉल f से संकेत करते हैं। P से C की दूरी वक्रता त्रिज्या हमने यहाँ पे बनाया था, तो उसको R से संकेत करते हैं। तो इतना चीज आपको ध्यान होना चाहिए। और इसमें क्या कहते हैं, फोकल लेंथ जो होता है उसका अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में एक चिन्ह परिपाटी भी होता है, उसके हिसाब से हम साइन कन्वेंशन लेते हैं और उसका हम प्रयोग करते हैं। तो वो थोड़ा सा फिर से मैं उसमें आपको बता दूं कि साइन कन्वेंशन क्या होता है। तो चिन्ह परिपाटी के बिना तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, तो चिन्ह परिपाटी बहुत जरूरी है, साइन कन्वेंशन। तो नेक्स्ट है हमारा साइन कन्वेंशन, चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी चिन्ह परिपाटी क्या है, जैसे मान लीजिए कि आपका ये कोई भी दर्पण है, कोई भी दर्पण में भी चलेगा, लेंस में भी चलेगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है कि ये हमारा मुख्य अक्ष हमने ले लिया, P है, ये आपका बिंदु, ठीक है। तो जनरली आपका जो वस्तु है ना, वो लेफ्ट साइड में प्लेस किया जाता है, वस्तु इधर रहता है, ठीक है ना। तो वस्तु हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर ही जनरली रखते हैं। तो मुख्य अक्ष के ये जो है ये वस्तु मैंने मान लिया, ये वस्तु। तो किरण किधर से आएगी, वस्तु से ही आएगी, तभी ना उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो ध्यान रखना है कि जो वस्तु से ये किरण आ रहा है, मान लीजिए इधर है, ये ऐसे आ रहा है, कुछ भी आए उससे वस्तु से किरण इधर आएगी, फिर उसका प्रतिबिंब भी किधर भी बनेगा, वो आप देख लीजिएगा किधर बने नहीं बने। लेकिन चिन्ह परिपाटी कहता है कि जो भी डिस्टेंस है, जो भी ये तो आपको पता है, इसको ध्रुव बोलते हैं। तो सारी जो दूरियां हैं, इधर वाली और इधर वाली, है ना, मतलब P बिंदु के बायां साइड वाली दूरी, जैसे इधर वस्तु रखिएगा तो वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब अगर इधर बना तो प्रतिबिंब की दूरी, अगर प्रतिबिंब इधर बना तो उसकी दूरी इधर हो जाएगी। तो सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है ना। जैसे वस्तु की दूरी मापनी है तो ध्रुव से मापेंगे, मतलब यहां से स्टार्ट करेंगे और यहां तक आएंगे। समझ में आ रहा है ना। उसी तरीके से मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि हम प्रतिबिंब भी इधर ही बन गया, ऐसे प्रतिबिंब बन गया, है ना। तो आपको ये P से ये वाली दूरी मापनी है। अगर प्रतिबिंब इधर बन गया, है ना, तो आपको यहां से ये वाली दूरी मापनी है। सारी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। तो पहला तो चिन्ह परिपाटी हो गया कि सभी दूरियां कहां से मापी जाती है, तो ध्रुव P से मापी जाती है। ठीक है ना। दूसरा, अगर आप इसको बोलते हैं x का दिशा, तो इधर हो जाएगा -x का दिशा, है ना। तो x की दिशा में और
ये अगर वस्तु है तो आपतित किरण तो इधर होगी, तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ये आपतित किरण हो जाएगी। और ये आपतित किरण अगर आप इधर आएंगे तो आपतित किरण का उल्टा दिशा हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि जो भी दूरियां हैं अगर आपतित किरण की दिशा में या एक्स की दिशा में मापी जाती हैं तो उसको धनात्मक ली जाती है ना। एक्स अक्ष की दिशा अथवा आपतित किरण की दिशा में मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती है, उसको प्लस लिखते हैं, ठीक है ना। आपतित किरण की दिशा में अगर बोलिएगा तो, और माइनस एक्स की दिशा में तो इधर जो है ये क्या होगा, इधर जो डिस्टेंस मेजर करेंगे एक्स अक्ष की दिशा में, तो मैं लिख देता हूं इधर कि इस डायरेक्शन में अगर आप दूरी मापेंगे तो धनात्मक होगा, ठीक है ना। तो माइनस एक्स अक्ष की दिशा में दूरी मापेंगे तो ये ऋणात्मक होगा, ठीक है। तो तीसरा हो गया माइनस एक्स अक्ष की दिशा या एक्स अक्ष की विपरीत दिशा, अथवा आपतित किरण की विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है, ठीक है। अब दो चीज है, इसके ऊपर और इसके नीचे। तो मुख्य अक्ष के ऊपर सारी दूरियां धनात्मक होती है, ठीक है ना, चाहे आप इधर मापें चाहे इधर मापें। तो तीसरा चौथा है मुख्य अक्ष के ऊपर, मुख्य अक्ष कौन है आपका, ये वाला, ये मुख्य अक्ष है। तो मुख्य अक्ष के ऊपर सभी दूरियां धनात्मक होती है। और पांचवा है मुख्य अक्ष के नीचे सभी दूरियां ऋणात्मक होती है। और कभी कभी चिन्ह परिपाटी भी पूछ देता है, देख लीजिए कितना आसान है, आप केवल यहाँ से याद रख सकते हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं है ना। दूरी इधर हो गया, एक्स अक्ष की दिशा में धनात्मक हो गया, माइनस एक्स अक्ष की दिशा में ऋणात्मक हो गया। ऊपर है इस, ये ऊपर है ना, तो ऊपर दूरी जो होगा वो धनात्मक होगा, है ना। नीचे जो दूरी होगा इधर वो ऋणात्मक होगा। बस इतना ही तो ध्यान रखना है ना। मतलब मुख्य अक्ष के ऊपर धनात्मक, मुख्य अक्ष के नीचे ऋणात्मक, ये इसके इधर, ये जो P बिंदु है इसके इधर ऋणात्मक, इसके इधर धनात्मक, इतना ही तो ध्यान रखना है। और सारी दूरियां कहाँ से मेजर करते हैं, तो स्टार्टिंग बिंदु जो शुरू करने वाला बिंदु है वो P से, ऊपर वाला में नहीं, ऊपर वाला तो मुख्य अक्ष से हो गया, लेकिन इधर वाला और इधर वाला जो दूरी मापा जाता है वो कहाँ से, तो P से उसको हम शुरुआत करते हैं। तो P से सब सारी डिस्टेंस को मेजर करते हैं, है ना। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। तो ये है आपका कन्वेंशन जिसका हम प्रयोग करेंगे, ध्यान रखिएगा इसका। तो इसलिए मैंने बताया, नहीं तो आप डायरेक्ट अगर करते तो समझ में नहीं आता कि क्या सब बोल रहे हैं।
और कभी कभी इससे याद आता है कि जो चिन्ह परिपाटी है उसको लिखिए, ठीक है ना। तो चिन्ह परिपाटी चाहे लेंस करेंगे और चाहे दर्पण करेंगे, चिन्ह परिपाटी वही होता है, उसमें कोई इधर उधर नहीं है। और इसके बाद अब हम लोग करेंगे दर्पण। एक सूत्र कर लेंगे जो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है, वो वाला। उसका वो क्वेश्चन में भी आपका काम आता है, उसको प्रूफ करने भी आता है, दो दो नंबर चाहे 3 नंबर में। और आपका एक आता है f इज इक्वल टू r/2, वो भी आता है। तो ये दोनों करेंगे। और उसके बाद 5 मार्क्स में तो जो इम्पोर्टेंट है वो सब करेंगे। तो देखेंगे कि क्या क्या और कर सकते हैं, है ना। तो ये वीडियो ऑलरेडी हो चुका है 1 घंटे का। तो दूसरे वीडियो में आपको हम f इज इक्वल टू r/2 का सत्यापन है, और एक जो दर्पण सूत्र है उसको करते हैं हम लोग नेक्स्ट, ठीक है। तो अब आप लोग के लिए शुरू कर दिया है हमने क्रैश कोर्स, तो आप मतलब पूरे जोर शोर से लग जाइए अपने एग्ज़ाम के लिए। और रोज़ का रोज़ कम से कम देखिए कि उसको ख़त्म कर दें पढ़ करके, जिससे कि आप उसका फ़ायदा उठा सकें, है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में आप लोगों से, है ना। तब तक के लिए बाय।